आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें। चलिए दोस्त, शुरू करते हैं आज की इस कक्षा को। और जैसा कि आप भाई बहन देख रहे हैं, आज की इस कक्षा में हम आलोचना की चर्चा करने वाले हैं। देखिए बेटा, आलोचना का जो टॉपिक है वो अपने आप में बड़ा ही नीरस सा टॉपिक माना जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे उन्होंने कहा ना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा कि जैसे हमारे यहाँ कहा गया है कि गद्य कवि नाम निक्सा वदंती, गद्य कवियों की कसौटी है। तो ये माना जाता है कि निबंध जो है, गद्य में भी निबंध कवियों की कसौटी है। लेकिन मुझे तो लगता है कि निबंध की बजाय आलोचना ही सबसे ज़्यादा कसौटी है, क्योंकि निबंध तो फिर भी थोड़ा बहुत ठीक लगता है। जैसे जो ललित निबंधकार हैं, जैसे विद्यानिवास मिश्र जी हो गए, या कुबेर नाथ राय जी हो गए, या जो थोड़ा सा व्यंग्यकार निबंधकार हैं जैसे हरिशंकर परसाई जी हो गए, शरद जोशी जी हो गए, फिर भी इनके निबंधों को पढ़ने में आपको आनंद आता है थोड़ा सा। लेकिन अगर हम बात करें आलोचना की, तो आलोचना तो बहुत ही नीरस सी लगती है। लेकिन भाई देखिए, चूंकि पैटर्न है, सब्जेक्ट है, सिलेबस है, और पढ़ना पड़ेगा, पढ़कर ही सिलेक्शन बनेगा। ठीक है, और आप जानते हैं सिलेक्शन में एक एक नंबर बहुत महत्वपूर्ण रखता है। तो इसलिए चलिए, जो भी हमारे साथी जुड़ गए हैं, जो साथी जुड़ रहे हैं, सभी साथियों का एक बार फिर से जोरदार जो है स्वागत है, अभिनंदन है आज की इस कक्षा में। और हम लोग शुरू करते हैं आज की इस कक्षा को आलोचना से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है बाबू। कह रहे हैं निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। हालावाद और बच्चन, रीतिकालीन कवियों की प्रेम व्यंजना, ज्योति विहंग, छायावाद का पतन। ये क्वेश्चन, ये छायावाद का पतन जो रचना है, ये अकेले भी बहुत पूछी जाती है बेटा, सिंगल भी, अकेले भी बहुत पूछी जाती है। शांतिप्रिय द्विवेदी, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर देवराज, डॉक्टर जो है डॉक्टर दशरथ राज। तो ये जो छायावाद का पतन मैंने बताया बेटा, ये रचना अकेले भी बहुत पूछी जाती है। और मैं आपको बता दूं, इसमें देखिए आपको ध्यान रखना है कि छायावाद का पतन जो रचना है बाबू, ये छायावाद का पतन रचना जो है, ये डॉक्टर देवराज की है। एक मिनट, चलिए। छायावाद का पतन जो रचना है, ये है डॉक्टर देवराज की रचना है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा डी में 3 सही है। अब जरा सा देख लें। अच्छा, डी में 3 दो जगह है, तो हमारा ये कट गया और ये कट गया। ठीक है बाबू। अब हम देख लेते हैं हालावाद और बच्चन, रीतिकालीन कवियों की प्रेम व्यंजना और ज्योति विहंग। चलो बताना बेटा। मैं देख रहा हूं कुछ साथियों का जो है 2 नंबर का उत्तर आ रहा है, और बिल्कुल सही है 2 नंबर का। बिल्कुल, जो साथी 2 नंबर का उत्तर दे रहे हैं बिल्कुल सही है। देखिए, हमारा जो है हालावाद और बच्चन जो है, ये डॉक्टर दशरथ राज जी की रचना है। ठीक है, ए में 4 है, ठीक, बी में 2 है। बी का मतलब ये है, ये आपका ये हो गया, ज्योति विहंग डॉक्टर शांतिप्रिय द्विवेदी की रचना है, और छायावाद का पतन डॉक्टर देवराज। तो बेटा, ये रचनाओं को आप जरूर ध्यान में रखना, बड़ी अच्छी रचनाएं हैं, महत्वपूर्ण हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं बाबू। कह रहे हैं साहित्य का प्रयोजन, साहित्य का प्रयोजन, साहित्य के सरोकार 2 और रीति विज्ञान। देखो, इससे आप पकड़ सकते हैं, क्योंकि ये रचना काफी चर्चित है। रीति विज्ञान नाम से जो रचना है, ये रचना काफी हाईलाइट है, काफी चर्चित है। तो कह रहे हैं कि ये किसकी आलोचनात्मक रचनाएं हैं? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, विद्यानिवास मिश्र, नंद दुलारे वाजपेयी और प्रकाश चंद्र गुप्त। फटाफट बताना बेटा, किसकी रचनाएं हैं बाबू? वाह, क्या बात है, एकदम सही उत्तर दिया आप लोगों ने बाबू, विद्यानिवास मिश्र। जी हाँ, ये रीति विज्ञान वाला जो रचना है, ये विद्यानिवास मिश्र जी की काफी चर्चित रचना है। और इस रचना से हम फटाफट पकड़ लेते हैं विद्यानिवास मिश्र जी को। देखिए, वैसे अगर हम विद्यानिवास मिश्र जी की बात करें, तो ये जो बेसिकली हैं बेटा, एक निबंधकार के रूप में ज्यादा चर्चित हैं। विद्यानिवास मिश्र जी जो हैं, एक निबंधकार के रूप में ज्यादा चर्चित हैं। और निबंधकार में भी ये जो है ललित निबंधकार, किस रूप में ज्यादा चर्चित हैं? ललित निबंधकार के रूप में ज्यादा चर्चित हैं। अगर हम इनके कुछ निबंध रचनाओं की बात करें बेटा, तो देखिए, जो ज्यादा आपसे पूछी जाती हैं, तो उसमें है चितवन की छां। ठीक है बाबू, चितवन की छां, कदम की फूली डाल,
चितवन की छाह, कदम की फूली डाल, आंगन का पंछी और बंजारा मन, आंगन का पंछी और आंगन का पंछी और बंजारा मन, आंगन का पंछी और बंजारा मन, मैंने सिल पहुंचाई, मैंने सिल पहुंचाई, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, मेरे मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। ठीक है, चलिए, तमाल के झरोखे से, ये एक इनकी ये भी बहुत चर्चित रचना है। तमाल के झरोखे से, उसके बाद है बेटा लागो रंग हरी, लागो रंग हरी। फिर हमने एक और भी पढ़ा था, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं। ठीक है, चलिए, शेफाली झर रही है, शेफाली झर रही है। ये सारे जो हैं बेटा विद्यानिवास मिश्र जी के निबंध हैं और इन्हें जरूर याद में रखना बेटा, अच्छे निबंध हैं। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं बाबू। कह रहे हैं जो नई कविता निम्न वर्ग के जीवन संघर्ष को यथार्थ के धरातल पर व्यक्त करती आई, उसके केंद्र में मुक्ति बोध है, अज्ञेय नहीं। यह कथन किस आलोचक का है? बहुत ही महत्वपूर्ण जो है स्टेटमेंट है बाबू, कि ये कह रहे हैं कि जो नई कविता, एक्चुअली देखिए मैं सही सही बताऊं, यहां इन्होंने ये कहा है कि नई कविता का जनक, चाहे हम प्रयोगवाद की बात करें बेटा, चाहे नई कविता की बात करें, हम नई कविता का जनक जो है अज्ञेय को मानते हैं। इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं नई कविता के उसमें। तो नई कविता का जनक जो है हम अज्ञेय जी को मानते हैं। तो यहां ये कह रहे हैं कि ये जो नई कविता आई साहित्य में, वो नई कविता जो है, उस नई कविता के केंद्र में मुक्ति बोध है, अज्ञेय नहीं है। ये किसने माना है? डॉक्टर नगेंद्र, नामवर सिंह, रामविलास शर्मा या रामचंद्र शुक्ल? चलो जल्दी बताना बेटा। चलिए, ये क्वेश्चन मैंने आपको एक दिन उसमें लेकर के भी कराया था बेटा। ये स्टेटमेंट नामवर सिंह जी का है, नोट कर लेना बाबू, कि मतलब नई कविता के केंद्र में नामवर सिंह जी जो हैं ये मुक्तिबोध जी को मानते हैं, ये अज्ञेय जी को नहीं मानते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर हम नामवर सिंह जी की बात करें बेटा, अगर बाबू हम नामवर सिंह जी की बात करें तो इनके, देखिए, इनकी एक रचना छायावाद है जो बहुत ज्यादा पूछी गई है। हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां, एक पतली सी पुस्तक है, ये पुस्तक है मेरे पास, मैंने पढ़ी भी है इसको, हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां। एक्चुअली अगर आप जैसे इलाहाबाद जैसे यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, थोड़ा ढंग के सीरियस विद्यार्थी हैं, तो आपको इस तरह की पुस्तकें पढ़नी पड़ेंगी। इसमें छायावाद की प्रवृत्तियां, प्रगतिवाद की प्रवृत्तियां, प्रयोगवाद की प्रवृत्तियां, ये सारी चीजें दी गई हैं। ठीक है, चलिए, इसके बाद जो है बेटा, आप लोग जानते हैं एक बहुत चर्चित रचना इनकी रही है, हिंदी के विकास में, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान। ठीक है, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान। कहानी, नई कहानी, ये रचना भी पूछी गई है बाबू। कहानी, कहानी, नई कहानी,
ये रचना भी पूछी गई है बेटा। इसके अलावा आप लोग जानते हैं दूसरी परंपरा की खोज हजारी प्रसाद द्विवेदी जी पर है, इस पर कोई मतलब ही नहीं है, ये तो सब जानते हैं ना। दूसरी परंपरा की खोज, ठीक है। वाद विवाद संवाद, ये रचना भी बेटा काफी चर्चित रही है। वाद विवाद संवाद, ठीक है, आलोचक के मुख से, तो ये जो है हमारी हिंदी साहित्य की रचनाएं हैं और नामवर सिंह जी की हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा। कह रहे हैं निराला की साहित्य साधना समकालीन कवि, देखिए कई रचनाएं एक साथ देकर के पूछा इन्होंने। निराला की साहित्य साधना, समकालीन कविता की भूमिका और भारतीय काव्य शास्त्र का इतिहास, ये आलोचनात्मक रचनाएं किसकी हैं? भारतीय काव्य शास्त्र एक तो पुस्तक जो है भगीरथ मिश्र की भी है, आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से। चलिए अच्छा, इसमें मैं देख रहा हूं कि ज्यादातर मेरे भाई बहन निराला की साहित्य साधना देख करके रामविलास शर्मा लगा रहे हैं ना। सही भी है भाई, मान लीजिए निराला की साहित्य साधना, सामान्यतः हम लोग यही जानते हैं कि निराला की साहित्य साधना जो है रामविलास शर्मा जी ने लिखा है। लेकिन समकालीन कविता की भूमिका और भारतीय काव्य शास्त्रीय तीनों, देखिए मैं आपको बताऊं, आपको इतना थोड़ा दिमाग में रखना चाहिए बेटा कि रामविलास शर्मा जी ने काव्य शास्त्र पर कोई काम नहीं किया। रामविलास शर्मा जी जो हैं इन्होंने काव्य शास्त्र पर कोई काम नहीं किया। तो ये जो हमारा ग्रंथ है, ये जो हमारा प्रश्न है, इसका जो सही उत्तर होगा ये है विशंभर नाथ उपाध्याय। हाँ, इन्होंने भी निराला की साहित्य साधना के नाम से लिखा है, बशर्ते ये है कि रामविलास शर्मा जी ने जो लिखा बेटा वो जीवनी लिखा और 3 भागों में लिखा। 2 भागों में निराला जी की जीवनी लिखा, तीसरे भागों में उनके पत्रों का संकलन किया। ये चीज मैंने शुरू में ही बता दी थी आपको, ठीक है। लेकिन यहां जो हम बात कर रहे हैं विशंभर नाथ उपाध्याय जी की रचनाएं हैं। निराला की साहित्य साधना, समकालीन कविता की भूमिका, भारतीय काव्य शास्त्र का इतिहास, ये जो है विशंभर नाथ उपाध्याय जी की रचनाएं हैं बेटा। और देखो, अगर मैं विशंभर नाथ उपाध्याय जी की बात करूं तो इन्होंने बेटा जो है निराला की साहित्य साधना 1958 में लिखा था। अब सन से भी आप जान सकते हैं। निराला की साहित्य साधना, निराला की साहित्य साधना, ये इन्होंने मेरे बच्चे 1958 ईस्वी में लिखा था बाबू। तो ये काफी कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, एक से अधिक दे देगा तो परेशान कर देगा, इसलिए आप लोग जरूर से जरूर जानते रहिएगा। इसके अलावा इनकी एक रचना और है बेटा, कबीर दास भी इनकी एक रचना है, ठीक है। फिर इसके अलावा जो है समकालीन साहित्य की भूमिका, ये दिया ही है। भारतीय काव्य शास्त्र का इतिहास, ये भी है बेटा। और एक इनकी रचना और है समकालीन मार्क्सवाद, समकालीन मार्क्सवाद, ठीक है बेटा। तो ये विशंभर नाथ उपाध्याय जी की रचनाएं हैं। तो थोड़ा सा इस चीज पर गौर करना आप लोग बेटा, क्योंकि कई बार क्या है कि जैसे मान लीजिए आप बिहार में जा रहे हैं और वहां दे दिया कि निराला की साहित्य साधना के रचनाकार हैं ना, अब उसमें दे दिया, मान लीजिए यही विकल्प बना दिया कि भाई विशंभर नाथ उपाध्याय, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस पुस्तक का हमारा जो उत्तर होगा वो एक से अधिक होगा, क्योंकि विशंभर नाथ उपाध्याय और रामविलास शर्मा, इन दोनों लोगों ने निराला की साहित्य साधना लिखी, ठीक है बेटा। चलो बाबू, अगला क्वेश्चन लेते हैं मेरे बच्चे। कह रहे हैं सूची 1 और 2 को मिलान कीजिए, मतलब सूचियों का मिलान करना है। इंद्रनाथ मदान, रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र और रामविलास शर्मा। इधर पुस्तकों में दिया है बेटा तुलसीदास, प्रेमचंद एक विवेचन, भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका, और उसके बाद जो है हिंदी जाति का साहित्य।
चलिए फटाफट बताइएगा। देखिए, ये भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका है, भारतीय काव्य शास्त्र का इतिहास नहीं है। पीछे अगर आपने देखा होगा तो यहां बेटा भारतीय काव्य शास्त्र का इतिहास लिखा था। तो थोड़ा सा ग्रंथों के इस अंतर को जानते रहिएगा, नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा ना। चलो फटाफट बताना बेटा। देखिए, इंद्रनाथ मदान जी जो हैं, इन्होंने प्रेमचंद जी पर बढ़िया काम किया है। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो इस समय जो है ये पुस्तक हमारे यहाँ जो है उसमें थी लाइब्रेरी में। तो जब कभी हम लाइब्रेरी जाते थे तो मैंने कई बार यह पुस्तक लेकर के पढ़ी थी कि इंद्रनाथ मदान प्रेमचंद एक विवेचन, ये पुस्तक मैंने कई बार पढ़ी थी। ठीक है, तो सत्यप्रकाश मिश्रा जी हम लोगों के एचओडी थे, उन्होंने भी, उनकी भी एक पुस्तक थी प्रेमचंद जी पर, वो भी पुस्तक हमने कई बार पढ़ी थी। मतलब ये जो हैं ये पुस्तकें संपादित हैं, मतलब कि पूरा एक आदमी का नहीं है, कई लोगों के हैं लेख और अलग अलग सबने एक मिला के संपादन किया है। तो इंद्रनाथ मदान की भी है प्रेमचंद एक विवेचन, ये भी संपादित पुस्तक है बेटा। ठीक है, तुलसीदास आप सभी लोग जानते हैं कि रामचंद्र शुक्ल की रचना है। तो चलो हम देख लेते हैं जरा। ए में मान लीजिए हम इसको मान लें 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। ठीक है, तो ए में हमारा 2 हो गया, ए में हो गया 2। देखिए ए में 2 3 जगह, इसको हमने काट दिया। बी में हो गया 1, बी में 1 हमारा केवल एक जगह, इसका मतलब दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। सी में 3 है। नगेंद्र ने भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका लिखा, रामविलास शर्मा ने हिंदी जाति का साहित्य लिखा। ठीक है बेटा, तो इस तरह से ये हमारा प्रश्न है। अगला क्वेश्चन लेते हैं बाबू। साहित्यकार की आस्था बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, कई परीक्षाओं में पूछी गई है बेटा। साहित्यकार की आस्था, इसके रचनाकार कौन हैं? आचार्य नरेंद्र देव, महादेवी वर्मा, यशपाल, गिरजा कुमार माथुर। साहित्यकार की आस्था, चलो बेटा बताना जल्दी से। वैसे ये चर्चित रचना है। चलिए, ये आलोचना के साथ साथ कभी कभी निबंध में भी पूछी जाती है। साहित्यकार की आस्था, बिल्कुल बेटा मैं देख रहा हूं 2 का उत्तर कई बच्चे मेरे दे रहे हैं। ये महादेवी वर्मा जी की रचना है बाबू, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। साहित्यकार की आस्था जो है ये महादेवी वर्मा जी की रचना है। और यह एक अपने, यह जो है एक निबंध रचना भी है, आलोचना में भी आती है। अगर हम महादेवी वर्मा जी की बात करें बाबू, महादेवी वर्मा, अगर हम महादेवी वर्मा जी की बात करें बेटा, तो आप सभी लोग जानते हैं कि इनकी एक चर्चित रचना रही है श्रृंखला की कड़ियां। श्रृंखला की कड़ियां, इसके अलावा जो है क्षणदा, साहित्यकार की आस्था, साहित्यकार की आस्था, संभाषण, नोट कर लेना बेटा, जो नई रचनाएं मिले बाबू, जो आपको नहीं पता उसे जरूर नोट करना बेटा। जो है भारतीय संस्कृति के स्वर, भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति के स्वर, संकल्पिता, संकल्पिता, विवेचनात्मक गद्य, विवेचनात्मक गद्य, ये सारी रचनाएं जो हैं महादेवी वर्मा जी की हैं। तो इन्हें भी आपको जरूर से जरूर याद रखना चाहिए। ठीक है बेटा, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं बाबू। मीरा का काव्य, करें मीरा का काव्य किसकी आलोचनात्मक रचना है? शिव प्रसाद सिंह, रमेश कुंतल मेघ, राजेंद्र यादव, विश्वनाथ त्रिपाठी। मीरा का काव्य, जल्दी बताना बेटा, चर्चित रचना है और पूछी भी गई रचना है। मीरा का काव्य, देखो बेटा मैं बता दे रहा हूं, मीरा का काव्य ये विश्वनाथ त्रिपाठी जी की रचना है। और ये रचना आपकी जो आई है
ये आई है 1979 ईस्वी में। 1979 ईस्वी में यह रचना आई है बेटा। विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने लिखा है मीरा का काव्य। अच्छा, रमेश कुंतल मेघ, अगर हम इनकी बात करें बेटा ना, तो इनकी एक रचना यूपी में पूछी भी गई है, तुलसी आधुनिक वातायन से। तुलसी आधुनिक वातायन, तुलसी आधुनिक वातायन से, ये रचना जो है रमेश कुंतल मेघ जी की काफी चर्चित रचना रही है बेटा, और ये रचना पूछी भी गई है। ठीक है, चलिए, और देखिए अगर हम बात करें विश्वनाथ त्रिपाठी जी की बेटा, तो विश्वनाथ त्रिपाठी जी की एक रचना और बहुत चर्चित है जो आपसे पूछी जा सकती है, लोकवादी तुलसीदास। लोकवादी तुलसीदास, ये रचना भी आपसे पूछी जा सकती है बेटा, लोकवादी तुलसीदास। ठीक है, बाकी हिंदी आलोचना, ये तो बहुत चर्चित रचना रही है, आप सभी लोग जानते हैं कि हिंदी आलोचना जो है ये विश्वनाथ त्रिपाठी जी की बहुत चर्चित रचना रही। ठीक है बाबू, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा। आलोचकों को जन्म वर्ष के अनुसार सही क्रम में लगाएं। देखिए ये इस तरह के प्रश्न भी आ सकते हैं, क्योंकि वो ये देखना चाहते हैं भाई आपको पता है कौन किस श्रेणी में क्रम में आता है। रामचंद्र शुक्ल, जैनेन, शांतिप्रिय द्विवेदी, इलाचंद जोशी, नामवर सिंह कह रहे हैं कि आलोचकों को जन्म वर्ष के अनुसार लगाएं। तो देखिए ये सभी लोग जानते हैं कि शुक्ल जी का जन्म 1884 ईस्वी में हुआ था, अगोना बस्ती में, बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था। ठीक है बेटा। अच्छा, इसके बाद जैनेन्द्र जी जो हैं इनका जन्म 1905 ईस्वी में हुआ था, ये भी जानते हैं। शांतिप्रिय द्विवेदी, शांतिप्रिय द्विवेदी जी जैनेन्द्र से बड़े थे, नहीं एक मिनट, इलाचंद जोशी, इलाचंद जोशी जो हैं ये जैनेन्द्र जी से बड़े थे, इनका जन्म 1902 ईस्वी में हुआ था। ठीक है बेटा, ये जैनेन्द्र जी से बड़े थे। अच्छा चलिए, अगर हम बात करें शांतिप्रिय द्विवेदी जी की, तो ये छोटे थे, इनका जन्म एक साल ही मात्र छोटे थे, 1906 में हुआ था। और नामवर सिंह को तो आप जानते हैं सबसे बाद में आएंगे ना, इनका जन्म 1926 में हुआ था। तो हम कह रहे हैं कि अगर हम सामान्यतः एक बात करें तो हम ये दिमाग में लगा सकते हैं बेटा कि हमारा ई सबसे लास्ट में। अच्छा देखो कितना बढ़िया आंसर भी बनाया है इन्होंने, ई को सब में सबसे लास्ट में किया है, क्योंकि इनको पता है कि एक सामान्य बच्चा भी नॉर्मली ये जान लेगा कि नामवर सिंह सबसे बाद में आते हैं ना, नामवर सिंह सबसे बाद में आते हैं, एक सामान्य बालक भी इस बात को जान लेगा, तो इन्होंने ई को सबसे लास्ट में कर दिया है। ठीक है, ए बी सी डी। अच्छा अब हमने मिला लिया, तो रामचंद्र शुक्ल, अच्छा देखिए ये भी चालाकी देखिए कि ये पता है कि शुक्ल इनमें सबसे बड़े हैं, तो ए को सबसे शुरू में कर दिया। मतलब कहने का अर्थ है कि आपको कहीं से गुंजाइश नहीं छोड़ी कि भाई चलो इसमें ये नहीं है, पहले इसे काट दो, इसे काट दो, नहीं छोड़ा। चलो कोई बात नहीं, पर हमने देख लिया। इसके बाद इलाचंद जोशी आएंगे, डी आएगा बेटा, ए के बाद डी आएगा, चौथा ऑप्शन सही है, ए डी बी। बी का मतलब जैनेन्द्र जी है, फिर जो है आपका सी है, फिर ई। ठीक है, तो इसे नोट कर लेना बाबू। अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा। उनके आलोचना ग्रंथ को उनके आलोचनकों के साथ मिलान कराना है। साहित्य क्यों, भाषा और संवेदना, लोकवादी तुलसीदास, कविता की तीसरी आंख। ठीक है, चलिए फटाफट बताइएगा बेटा, जरा सा जल्दी जल्दी करेंगे बाबू। चलो कह रहे हैं, देखिए अब मैं इसमें बता दूं, कविता जो है अभी हमने पढ़ा था, अभी हमने पीछे पढ़ा था, लोकवादी तुलसीदास विश्वनाथ त्रिपाठी की रचना है। मतलब सी में एक, सी में एक, एक मिल गया, ये हमारा यहीं से काम बन गया। ए में 4, साहित्य क्यों, विजय देव नारायण शाही। ठीक है, बी में 3, भाषा और संवेदना, रामस्वरूप चतुर्वेदी। सी में 1, लोकवादी तुलसीदास विश्वनाथ त्रिपाठी। और कविता की तीसरी आंख, प्रभाकर सूत्री। ये रचना बहुत पूछी जाती है बेटा, कविता की तीसरी आंख। तो हमारा बी इज द राइट आंसर। ये सारी रचनाओं को आप क्रम मिला लेना, लिख लेना अगर नहीं पता हो तो। चलो बेटा,
प्रेमचंद और उनका युग, कह रहे हैं प्रेमचंद और उनका युग, इसके लेखक कौन है? अमृत राय, शिवरानी देवी, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह। प्रेमचंद और उनका युग, इसके लेखक कौन है? अमृत राय, शिवरानी देवी, रामविलास शर्मा और नामवर सिंह। चलिए चलो बाबू, क्या बात है। प्रेमचंद और उनका युग, ये बेटा रामविलास शर्मा जी की रचना है। किसकी रचना है बाबू? रामविलास शर्मा जी की रचना है मेरे बच्चे, प्रेमचंद और उनका युग। ठीक है, देखिए अगर हम रामविलास शर्मा जी की बात करें तो इनकी एक रचना तो केवल निराला है। निराला की साहित्य साधना तो अलग है बेटा। एक रचना केवल निराला है, एक रचना है प्रेमचंद और उनका युग, ठीक है, और एक रचना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना। ठीक है, इसके अलावा निराला की साहित्य साधना आप लोग जानते ही हैं, 3 भाग में है बाबू। निराला की साहित्य, निराला की साहित्य साधना, ये आप लोग जानते हैं बेटा, 3 भाग में। मैंने बार बार कहा 2 भाग में जो है जीवन परिचय, तीसरे में पत्रों का संकलन है। और ये है आप लोग ये भी जानते हैं कि 1969, 96 आ गया, 1969, 72 और 76, 1969, 1972, 1976, 3 भाग में है ये। और नई कविता और अस्तित्ववाद, नई कविता और अस्तित्ववाद, यह रचना भी रामविलास शर्मा की है। तो ये रचनाएं जानते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान। ये तो बहुत चर्चित रचना है बेटा, आप सभी लोग बता सकते हैं। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन, पीताम्बर दत्त बर्थवाल, नामवर सिंह। जल्दी बताना बेटा, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान। देखिए ये पुस्तक की चर्चा मैंने कई बार आपसे की है। ये पुस्तक नामवर सिंह जी की है बेटा, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान। ये नामवर सिंह जी की रचना है। और नामवर सिंह जी की कई पुस्तकें मैंने पीछे आपको बता भी दी थी कि छायावाद है, हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां हैं ना, ये दूसरी परंपरा की खोज है, बहुत सारी पुस्तकें मैंने आपको पीछे चर्चा की थी, वहां से नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है बेटा, आप फटाफट उत्तर दीजिए जरा जल्दी से। चलो बेटा, नहीं नहीं गुरुजी कहीं गए नहीं थे, वो कभी कभी क्लास के बीच में समय मिलता, और आप जानते प्राकृतिक व्यवधान बड़े जोर का होता है ना। थोड़ा सा हंस लीजिए, बाकी चलिए आइए शुरू करते हैं आगे का क्वेश्चन। कह रहे हैं बेटा कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, मुक्तिबोध, सही है। भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश, रामधारी सिंह दिनकर। आत्मनेपदज्ञ, कविता के नए प्रतिमान, नामवर सिंह। ठीक है, देखिए आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि इसकी अगर हम बात करें बेटा ना, तो चलिए, हाँ
ये भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश, ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है बेटा। भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश जो है ये रचना है रामविलास शर्मा जी की। किसकी रचना है? भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश जो है ये रामविलास शर्मा जी की रचना है। बाकी आत्मनेपद, भवंती, लिख कागद कोरे, ये आपने खूब पढ़ा, आगे का है। कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह और नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मीकांत वर्मा, ये भी ध्यान रखिएगा। कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह और नई कविता के प्रतिमान जो है लक्ष्मीकांत वर्मा। ठीक है, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र मुक्तिबोध की रचना है। अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा। कह रहे हैं हिंदी में वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात किसने किया? बहुत चर्चित क्वेश्चन है बेटा, खूब पूछा गया है। हिंदी में वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात करने का श्रेय किसे दिया जाता है? डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी। वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात किसने किया था? चलिए फटाफट बताइएगा बेटा। देखिए बिल्कुल सही उत्तर दिया आप लोगों ने। वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात करने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को दिया जाता है। एक्चुअली वैज्ञानिक आलोचना है क्या? देखिए वैज्ञानिक आलोचना का मतलब है कि समय और परिस्थिति के अनुसार जो साहित्य का मूल्यांकन किया जाता है वो वैज्ञानिक आलोचना कहलाती है। वैज्ञानिक आलोचना मतलब समझ रहे कि भाई उस समय समय कैसा था, उस समय की परिस्थितियां कैसी थी, तो समय और परिस्थिति के अनुसार जो मूल्यांकन किया जाता है वो वैज्ञानिक आलोचना कहलाती है। और इस वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात करने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को है। ठीक है बेटा, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा। शिव कुमार मिश्र का संबंध किस आलोचना दृष्टि से रहा है? शिव कुमार मिश्र जी ने इतिहास की पुस्तकें भी लिखी हैं और कह रहे हैं कि इनका संबंध किस आलोचना दृष्टि से रहा है? तो ध्यान रखना बेटा, शिव कुमार मिश्र मार्क्सवादी हैं ना। मार्क्सवादी की बात करें अगर हम, तो मार्क्सवादी में सबसे बड़ा जो नाम आता है बेटा वो रामविलास शर्मा जी का आता है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण की अगर हम बात करें तो मार्क्सवादी दृष्टिकोण में जो सबसे बड़ा नाम आता है वो रामविलास शर्मा जी का आता है। इसके अलावा शिवदान सिंह चौहान, नोट करना इसे जरूर बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बाबू। शिवदान सिंह चौहान जी का नाम आता है। ठीक है, इसके अलावा जो है प्रकाश चंद्र गुप्त का नाम आता है मार्क्सवादी में, नोट करना बेटा। इसके अलावा प्रकाश चंद्र गुप्त जी का नाम आता है। इसके अलावा जो है मुक्तिबोध का नाम आता है, मुक्ति बोध जी का नाम आता है। और इसके अलावा जो है नामवर सिंह जी का नाम आता है। तो इस तरह से ये सारे लोग हमारे मार्क्सवादी समीक्षक हैं और इनको आप जरूर से जरूर जानते रहिएगा बेटा, बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कौन सी आलोचना कृति विजय देव नारायण शाही की है? नहीं, विजय देव नारायण शाही की है। जायसी, साहित्यालोचन, सूरदास, रश्मिमानसा। विजय देव नारायण शाही जी की आलोचना कृति कौन सी है? चलिए देखिए, विजय देव नारायण शाही जी ने जायसी पर बड़ा अच्छा काम किया है। तो जायसी जो है ये विजय देव नारायण शाही जी की रचना है। ठीक है, चलिए इसके अलावा अगर हम इनकी बात करें तो साहित्यकार और जो है इसके अलावा अगर हम इनकी बात करें बेटा विजय देव नारायण शाही जी की, तो साहित्यकार और साहित्य का दायित्व, साहित्यकार और साहित्य का दायित्व, साहित्यकार और साहित्य का दायित्व, ये इसके अलावा छठा दशक साहित्य क्यों और वर्धमान और पतनशील
तो ये सारी की सारी जो हमारी रचनाएं हैं बेटा, ये सारी रचनाएं विजय देव नारायण शाही जी की हैं। और विजय देव नारायण शाही जी ने जायसी जी पर अच्छा काम किया है, बहुत बढ़िया काम किया है जायसी जी पर। तो बस आज की कक्षा यहीं तक बाबू, क्योंकि मुझे थोड़ा सा जरूरी काम है, इसलिए मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूं कि थोड़ा सा जल्दी ही इस क्लास को ओवर करना पड़ा। बट मिलते हैं अगली क्लास में, और फिर एक और टॉपिक लेकर के आपके साथ मिलेंगे, चर्चा करेंगे। आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं विजय विक्रम सिंह आप सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी भाई बहनों को गुड इवनिंग, शुभ संध्या। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, जीवन में आगे बढ़ते रहें। चलिए दोस्त, शुरू करते हैं आज की इस कक्षा को। और मेरे जो भी भाई बहन जुड़ चुके हैं, जो साथी जुड़ रहे हैं, आप सभी भाई बहनों का, आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। स्वाति जी, वंदना जी, बच्चन जी, और इसके साथ ही साथ जो है बिल्कुल बिहारी सिंह यादव जी, रीना जी, और मंजू जी, हाँ, तमाम मेरे साथी जो है बच्चन जी, तमाम साथी जुड़ रहे हैं और साथी जुड़ भी रहे हैं धीरे धीरे। सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है आज की इस कक्षा में। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज की इस कक्षा में हम आपके साथ जीवनी की चर्चा करेंगे, जीवनी विधा की चर्चा करेंगे, और कुछ तथ्य मैंने लिखे हैं, कुछ आपको लिख करके पढ़ाऊंगा। तो हम यहाँ जो है जीवनी विधा की चर्चा करेंगे, और मेरा उद्देश्य होगा आपको ज्यादा से ज्यादा मैटर देना, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा तथ्यों को अच्छे से जान पाएं और बेहतर ढंग से तैयारी कर पाएं। तो आइए लेट्स स्टार्ट, बिल्कुल एक भी मिनट का समय नहीं गंवाएंगे बेटा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, और पहला क्वेश्चन में कह रहे हैं मिला तेज से तेज किस विधा की रचना है। देखिए, टिक का मतलब यह है कि आप जान रहे हैं ये तो बहुत आम सा क्वेश्चन हो गया है, क्योंकि भाई अगर आप कह रहे हैं कि मिला तेज से तेज, और हमने शुरू में ही देख लिया कि भाई हम जीवनी पढ़ने जा रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि यह जीवनी विधा की रचना है। और आप सभी लोग जानते हैं बेटा कि मिला तेज से तेज जो है ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी की जीवनी है, क्योंकि इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन यही बनेगा कि किसकी जीवनी है। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की जीवनी है। तीसरा क्वेश्चन यह है कि इसे इनकी पुत्री सुधा चौहान जी ने लिखा है, और ये हंस प्रकाशन इलाहाबाद से
प्रकाशित है। यह रचना जो है हंस प्रकाशन इलाहाबाद से प्रकाशित है। ठीक है, अगर हम सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचनाओं की बात करें बेटा, तो त्रिधारा, मुकुल ये इनके कविता संग्रह हैं। उन्मादिनी, बिखरे मोती ये इनके कहानी संग्रह हैं। इसके अलावा झांसी की रानी की समाधि पर, जलियांवाला बाग में बसंत, बचपन ये इनकी चर्चित कविताएं रही हैं। ये इनकी क्या रही हैं? चर्चित कविताएं रही हैं। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से ये हमारी सुभद्रा कुमारी चौहान जी हो गई। और एक मजे की बात यहां आपको और भी मैं बताता चलूं बेटा कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी जो हैं ये जब पढ़ रही थी, जिस समय विद्यार्थी लाइफ में थी, उस समय ये महादेवी वर्मा जी और सुभद्रा कुमारी चौहान जी के कक्षाओं में 1 साल का आगे पीछे था। महादेवी वर्मा जी इनसे 1 साल जूनियर थी। हॉस्टल में दोनों लोग साथ रहे हैं और 1 वर्ष तक रूममेट भी रहे हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी और महादेवी वर्मा जी। आप कभी पढ़िएगा महादेवी वर्मा जी के संस्मरणों में, तो वो बताती हैं कि मतलब जब हम साथ रहते थे तो उस समय तक दीदी अर्थात सुभद्रा कुमारी चौहान जी जो हैं ये मंचों पर काव्य पाठ करने लगी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान जी जो हैं ये मंचों पर काव्य पाठ करने लगी थी और कहती थी कि मतलब जब कभी वो जाती कहीं मंचों पर काव्य पाठ करने तो वहां से तमाम गिफ्ट वगैरह ले आती, जो भी कुछ मिलता मतलब वहां से। तो उन्होंने कहा कि हमें बड़ा अच्छा लगता देख करके, तो हम लोगों को भी इस चीज की हमें भी प्रेरणा मिलती कि इस चीज की हमें भी प्रेरणा मिलती कि भाई हमको भी जो है हमें भी जो है इस तरह से करना चाहिए। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं यह जो है एक बड़ा वो था उनके लिए, सुभद्रा कुमारी महादेवी वर्मा जी के लिए। और दूसरी बात ध्यान रखना बेटा कि ये इलाहाबाद की थी भी, वहीं पढ़ते थे दोनों लोग, तो निहालपुर गांव की थी। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं बाबू। बिल्कुल बेटा, देखो उद्देश्य यही है कि ज्यादा से ज्यादा तथ्य आपको दिया जाए, अच्छे से अच्छा तथ्य दिया जाए। चलिए, इन रचनाओं को मिलाना है बेटा कि ये रचनाएं किसकी हैं। अमृत राय, विष्णु प्रभाकर, मदन गोपाल, शिवरानी देवी, आवारा मसीहा, प्रेमचंद घर में, कलम का मजदूर, कलम का सिपाही। बहुत सरल है और मुझे पता है सभी भाई बहन बड़े आसानी से इस प्रश्न का उत्तर दे लेंगे। देखिए, अमृत राय जी ने कलम का सिपाही लिखा है, शिवरानी देवी जी ने लिखा है मुंशी प्रेमचंद घर में, विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा है आवारा मसीहा और मदन गोपाल जी ने लिखा है कलम का मजदूर। पहले ये ऑप्शन सही है। इसमें 1-2 बातें मैं आपको अच्छी और बताने जा रहा हूं जिसे आपको जरूर जानना चाहिए। सबसे पहली बात तो शिवरानी देवी जी ने जो लिखा है मुंशी प्रेमचंद घर में या प्रेमचंद घर में, ये मुंशी प्रेमचंद जी की पहली जीवनी है, 1944 ईस्वी में लिखी गई थी बेटा। तो ये मुंशी प्रेमचंद जी की बिल्कुल सभी साथी अच्छे से वो करें, थोड़ा बातों के अलावा इधर भी गौर करें ना, और विधाओं में थोड़ा सा अच्छा रहेगा। तो इन्होंने जो है लिखा था शिवरानी देवी जी ने। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत सरल है लेकिन नॉर्मली लोगों से पढ़िए, सबको ये पता है मुंशी प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी ने लिखा है, पर पहली जीवनी तो नहीं। तो 1944 में लिखी गई पहली जीवनी है प्रेमचंद घर में, शिवरानी देवी ने लिखा है। फिर अमृत राय जी ने 1962 में लिखा है कलम का सिपाही, मुंशी प्रेमचंद जी के पुत्र हैं। मदन गोपाल जी ने 1964 में लिखा है कलम का मजदूर और विष्णु प्रभाकर जी ने 1972 में लिखा है प्रेमचंद घर में। और आप लोग विष्णु प्रभाकर जी ने आवारा मसीहा लिखा है 1972 में। और आप लोग जानते, अरे यार डराने वाला काम कर देता है, मैंने सोचा क्या हो गया। एक्चुअली लाइट उधर लगाई थी तो उसका बोर्ड वो है भी था थोड़ा, तो बोर्ड से गिर गया था और ध्यान तो इधर है। तो आवारा मसीहा जो है आप सभी लोग जानते हैं कि शरत चंद जी की जीवनी है। आवारा मसीहा जो है बेटा ये किसकी जीवनी है? शरत चंद जी की जीवनी है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लेते हैं बाबू। कह रहे हैं अकाल पुरुष गांधी
किसने इस जीवनी की रचना की है? अकाल पुरुष गांधी कह रहे हैं कि अकाल पुरुष गांधी जो जीवनी है, इस जीवनी के रचनाकार कौन हैं? जैनेन्द्र अज्ञे, देवराज प्रभाकर माचवे। अकाल पुरुष गांधी, वाह क्या बात है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया उत्तर दे रहे हैं सब साथी। एक का उत्तर दे रहे हैं, फर्स्ट का उत्तर दे रहे हैं जैनेन्द्र, बिल्कुल। देखो बेटा, अकाल पुरुष गांधी जो जीवनी है ये जैनेन्द्र जी ने लिखी है और इसमें महात्मा गांधी जी की जीवनी है ना। बिल्कुल एकदम सही उत्तर दिया है सभी साथियों ने। चलिए चलो कोई बात नहीं बेटा। देखो मैं आप लोगों को बताता हूं, जैसे बापू नाम से ना, ये तो जैनेन्द्र जी ने लिखा है। बापू, बापू नाम से महात्मा गांधी जी की जीवनी घनश्याम दास बिड़ला जी ने लिखा है। किसने लिखा है बेटा? घनश्याम दास बिड़ला। घनश्याम दास बिड़ला जी ने बापू नाम से लिखा है किसकी? महात्मा गांधी जी की जीवनी घनश्याम दास बिड़ला जी ने लिखा है। अकाल पुरुष गांधी जैनेन्द्र ने लिखा है। ठीक है, तो इस तरह से महात्मा गांधी जी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनकी बहुत कई जीवनियां लिखी गई हैं। तो मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि आप बेहतर ये होगा कि जितनी भी जीवनी है उन्हें एक साथ रख लो, एक साथ लिख लो आप। ठीक है, तो उससे आपको लाभ रहेगा बेटा, कि याद रहेगा। ठीक है, तो चलिए, अकाल पुरुष गांधी किसने लिखा है? अकाल पुरुष गांधी जो है जैनेन्द्र जी ने लिखा है। ठीक है, अच्छा एक चीज और कि हाँ, एक रचना आपको और जाननी चाहिए। बापू के कारावास की कहानी, बापू के कारावास की कहानी, ये भी महात्मा गांधी जी की जीवनी ही है। ध्यान रखना बेटा, यह भी महात्मा गांधी जी की जीवनी ही है और इस जीवनी को लिखा है सुशीला नायर ने। किसने लिखा है बेटा? सुशीला नायर। सुशीला, ये मैंने नोट किया था आपके लिए कि सुशीला नायर, ये तो और बाकी आपको आराम से मिल जाएंगी, पर ये रचना थोड़ी सी इधर उधर रहती है। तो बापू के कारावास की कहानी, ये भी महात्मा गांधी जी की जीवनी है और इसको जो है सुशीला नायर जी ने लिखा है। ठीक है बेटा, चलिए, तो ये रहा हमारा। अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा, मनीषी की लोक यात्रा। बहुत चर्चित क्वेश्चन है, सरल है, चर्चित है। देखिए, प्रयास मेरा वही है कि ज्यादातर वो क्वेश्चन लिए जाएं जो परीक्षा में आते हैं। तो मनीषी की लोक यात्रा, ये जीवनी किसने लिखा है? रामविलास शर्मा, भगवती प्रसाद सिंह, रामकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल। चलिए, और ये भी बताते चलिएगा बेटा कि किसकी है ये। ठीक है, चलिए, चलो बेटा, मनीषी की लोक यात्रा सब लोग जानते, बहुत सरल है और सबका उत्तर भी आ रहा है, भगवती प्रसाद सिंह। भगवती प्रसाद सिंह जो हैं, इन्होंने ही मनीषी की लोक यात्रा की रचना की है। ठीक है, अच्छा, अब मैं यहां आपको कुछ ऐसी जीवनियां बता देता हूं बेटा, जो कि आपको जाननी चाहिए, थोड़ा किसी बड़े उसके जीवन से रिलेटेड है। तो एक तो है दयानंद दिग्विजय, दयानंद दिग्विजय, ये इसको लिखा है बेटा गोपाल शर्मा शास्त्री ने। ठीक है बाबू, किसने लिखा है?
दयानंद दिग्विजय गोपाल शर्मा शास्त्री जी ने लिखा है। दूसरा जो है अगर हम बात करें बेटा तो भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जी का जीवन चरित्र, ये बहुत चर्चित रहा है बेटा, क्योंकि भारतेंदु जी की सबसे अच्छी जीवनी मानी जाती है। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जी का जीवन चरित्र, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जी का जीवन चरित्र, इसे लिखा है राधा कृष्ण दास जी ने। और आप लोग जानते हैं कि राधा कृष्ण दास जी जो हैं ये भारतेंदु जी के फुफेरे भाई हैं। ठीक है, बाकी एक जीवनी हरिश्चंद्र जी की हरिश्चंद्र नाम से है, हरिश्चंद्र, ये भारतेंदु जी की है। और इस जीवनी को जो है लिखा है बेटा शिवनंदन जी ने। किसने लिखा है? शिवनंदन जी ने लिखा है। इसके अलावा जो है बाबू राधा कृष्ण दास, ये जीवनी भी काफी चर्चित रही क्योंकि इसके लेखक बहुत चर्चित हैं। बाबू राधा कृष्ण दास, बाबू राधा कृष्ण दास, यह जीवनी लिखी है। किसने लिखी है बेटा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने यह जीवनी लिखी है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखी है यह जीवनी। और एक आपको इस तरह की जीवनी और भी जाननी चाहिए, जयप्रकाश नारायण, ये मतलब बड़े जो हमारे यहाँ के जयप्रकाश नारायण, यह जीवनी लिखी है बेटा राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने। किसने लिखी है? राम वृक्ष बेनीपुरी, राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने लिखी है, जयप्रकाश नारायण। तो ये कुछ और भी चर्चित जीवनियां हैं जो हमने जो हमने नोट कर रखी थी, और इन जीवनियों को भी आपको पढ़ना चाहिए, इन जीवनियों को भी आपको जानना चाहिए, क्योंकि यह जो है बहुत चर्चित रही हैं। चलो बेटा, चलिए। अच्छा, ये मैंने अभी तमाम साथियों का कमेंट भी आया कि ये जो मनीषी की लोक यात्रा जीवनी किसकी है, तो ये महामहोपाध्याय ना, महामहोपाध्याय पंडित, याद आ रहा है? याद आ गया? महामहोपाध्याय पंडित ना गोपीनाथ कविराज, याद आया? बिल्कुल एकदम सही उत्तर भी दिया था साथियों ने, महामहोपाध्याय पंडित गोपीनाथ कविराज। बिल्कुल बेटा बच्चन जी, बहुत सही उत्तर दिया था, दीपक शुक्ला जी का भी था ना, और एकदम सही है। तो महामहोपाध्याय पंडित गोपीनाथ कविराज जी की जीवनी है ये मनीषी की लोक यात्रा। चलो बाबू, अगला क्वेश्चन लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। मदन गोपाल द्वारा लिखी गई जीवनी क्या है? सब लोग अभी हमने पीछे ही पढ़ा था कि कलम का मजदूर, कलम का मजदूर 1964 ईस्वी में लिखा है इन्होंने। और है किसकी ये? तो सभी लोग जानते हैं, मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है ना, मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है कलम का मजदूर। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा अभी हमने पढ़ा था कि अकाल पुरुष गांधी जो है ये जैनेन्द्र जी द्वारा लिखी गई जीवनी है, महात्मा गांधी जी की जीवनी है। कलम का सिपाही अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अमृत राय जी ने लिखा है, जो कि मुंशी प्रेमचंद जी के पुत्र हैं, और उन्होंने लिखा है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा 1972 में। ये सारा हम पढ़ाए हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा, वट वृक्ष की छाया में, अच्छा क्वेश्चन है, किस लेखक की स्मृति सुरक्षित रखने के लिए लिखी गई है? कह रहे हैं वट वृक्ष की छाया में यह जीवनी जो है किसकी है, किस लेखक की स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए लिखी गई? कहने का मतलब है कि यह किसकी जीवनी है?
चलिए, एकदम सही उत्तर दे रहे हैं सब लोग, अमृतलाल नागर, बिल्कुल बी इज द सेकंड, बी इज द राइट आंसर, अमृतलाल नागर। देखो बेटा, ये जो है उनकी पत्नी है कुमुद नागर। कौन है? कुमुद नागर जी ने लिखी। वट वृक्ष की छाया में, ये उनकी पत्नी कुमुद नागर जो हैं, कुमुद नागर जी ने लिखी थी बेटा ये। और ये 2004 में आई थी, ठीक है, कुमुद नागर जी ने लिखी थी और ये जीवनी आई थी 2004 ईस्वी में। इसके अलावा अगर हम अमृतलाल नागर की बात करें बेटा, तो बाकी तो आप जान ही रहे हैं कि अमृत और विष सबसे ज्यादा जो चर्चित रचना रही है, अमृत और विष ना। 7 घूंघटों वाला मुखड़ा, 7 घूंघटों, 7 घूंघटों वाला, 7 घूंघटों वाला मुखड़ा, बूंद और समुद्र न, बूंद और समुद्र, सुहाग के नुपुर, बूंद और समुद्र, सुहाग के नुपुर, सुहाग के नुपुर। हाँ, इनकी एक रचना और है बेटा, उस रचना को शायद आप अगर जान रहे हो तो बहुत अच्छा, नहीं जान रहे हो तो नोट करना। इनकी एक रचना है बाबू, सिकंदर हार गया, सिकंदर हार गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। हाँ बिल्कुल बेटा, देखो ऐसा है कि पढ़ने में ही ज्यादा भलाई है, ठीक है। प्रकाशन वर्ष, अब आइए देखिए इस रचना को, देखूं मैं कौन सही सही बता लेता है, क्योंकि सबसे कठिन क्वेश्चन यही होता है बेटा जहां आपसे टाइम पूछ लिया जाता है। तो कह रहे हैं कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार जीवनी परक ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? व्योमकेश दरवेश, कलम का मजदूर, कलम का सिपाही, आवारा मसीहा। देखिए अब ये आसान इसलिए हो गया कि 3 रचनाओं की चर्चा हम पीछे कराए थे ना। आप सभी लोग जानते हैं, हमने चर्चा किया था कि 1964 की रचना है कलम का मजदूर, 1962 की रचना है कलम का सिपाही और 1972 की रचना है आवारा मसीहा ना। तो 64, 62, 72, अब इससे आपका उत्तर फटाफट जो है मिल जाएगा। और इसके अलावा आपको जो है एक ध्यान रखना है, देखो व्योमकेश दरवेश आप लोग जानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जीवनी है, तो लॉजिकल है, इतना तो तर्क हमें आपको आता ही है कि भाई सीधी सी बात है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जीवनी है, तो स्वाभाविक सी बात है कि ये बाद की रचना होगी। तो बिल्कुल बाद की रचना है बेटा, व्योमकेश दरवेश जो है ये 2010 ईस्वी की रचना है। तो इस तरीके से हमारा इसमें जो पहला रचना जो इसमें हमारी आ रही है वो आ रही कलम का मजदूर, फिर उसके बाद हमारी आ रही है जो है कलम का सिपाही पहली आ रही, फिर कलम का मजदूर, फिर आवारा मसीहा और लास्ट में आ रही व्योमकेश दरवेश। बाकी देखो बेटा 3 के विषय में आप अच्छी तरह से जानते ही हैं ना, 3 के विषय में आप अच्छी तरह से जान ही रहे हैं, इसमें हमें आपको कुछ बहुत ज्यादा बताना नहीं है। और ये व्योमकेश दरवेश जो लिखा है ये विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी जी ने लिखा है, ये आप जानिएगा। विश्वनाथ, व्योमकेश दरवेश जो है विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी जी ने लिखा है और ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जीवनी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, ये क्या है बाबू? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जीवनी। अगला क्वेश्चन है, विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित जीवनी है, सभी लोग जानते हैं, अभी हमने चर्चा किया था, आवारा मसीहा ना। आवारा मसीहा जो है ये विष्णु प्रभाकर जी द्वारा रचित जीवनी है और ये 74 में आई थी, ये भी मैंने आपको बता दिया था। अच्छा, यहां मैंने 72 लिखा है क्या यार, एक चीज गड़बड़ की है, 1 मिनट, 64, 10, 74,
रुक जाओ, ये थोड़ा सा एक जगह मुझसे ये मिस्टेक हो गई बाबू। अच्छा, मैंने ध्यान भी नहीं दिया कि आपके कमेंट को, ये 72 नहीं है, ये 74 है, 1974 है ना। अच्छा, और ये आ गया आपका 1974 ईस्वी। एक जगह और 72 है, उसे 74 कर लीजिएगा बेटा। खैर मैं ही कर दूं, नहीं तो बाद में दूसरे बच्चे कमेंट करेंगे कि एक जगह 72 एक जगह 74, ये कौन सी बात है। तो मैं ही कर दूं इसमें। कहाँ गया यार, ये तो सही कर दिया मैंने, ये तो 74 कर ही दिया। और यहां कहीं तो है नहीं ना, यहां है ना, यहां भी नहीं है और यहां भी नहीं है। ये है आवारा मसीहा 74। वही मैं कह रहा था, एक जगह कहीं और भी गड़बड़ी है बाबू। चलिए, प्रेमचंद जी की तो ये तो हो ही गया। प्रेमचंद जी की पत्नी शिवरानी देवी की प्रेमचंद जी की जीवनी लिखी प्रेमचंद घर में, आप जान ही रहे हैं। और मैंने आपको पीछे भी यह तथ्य बता ही दिया कि यह मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी गई पहली जीवनी है ना, जो कि 1944 में लिखी गई, 1944 ईस्वी में लिखी गई बेटा। और ये जो है मुंशी प्रेमचंद जी की पहली जीवनी है बाबू। देखो थोड़ा सा पढ़ते रहो ना। मुंशी प्रेमचंद जी की पहली, चाय पानी तो होता रहेगा बेटा, जीवनी है। ठीक है बाबू। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। आलोचक का स्वदेश, बहुत अच्छी रचना है बेटा। और आलोचक का स्वदेश के लेखक किसके द्वारा रचित है? आलोचक का स्वदेश किसने लिखा है? विजय बहादुर मिश्र, नरेंद्र मोहन, विष्णुचंद्र शर्मा या गायत्री कमलेश्वर? आलोचक का स्वदेश, वैसे आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप इसको जो है बता देंगे। चलिए देखिए, पहली बात तो जो गायत्री कमलेश्वर कह रहे हैं उनको मैं बता दूं कि गायत्री कमलेश्वर ने लिखा है जीवनी कमलेश्वर मेरे हम सफर। गायत्री कमलेश्वर जी ने लिखा है जीवनी कमलेश्वर मेरे हम सफर। तो ये तो हो रही नहीं। ठीक है, विष्णुचंद्र शर्मा जी की अगर मैं बात करूं बेटा, तो विष्णुचंद्र शर्मा जी जो हैं, इन्होंने समय साम्यवादी नामक जीवनी लिखा है। कौन सी जीवनी लिखा है? समय साम्यवादी। ठीक, समय साम्यवादी नामक जीवनी लिखा है। ठीक, अच्छा, नरेंद्र मोहन ने लिखा है मंटो जिंदा है। मंटो, उपेंद्रनाथ हस्क जी की जीवनी है मंटो जिंदा है। और विजय बहादुर सिंह बचे बेटा, सॉरी मिश्र, तो विजय बहादुर मिश्र जी ने आलोचक का स्वदेश नामक जीवनी लिखा है। और मैं बताऊं, यह जीवनी जो है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, आचार्य किस पर है बेटा? नंद दुलारे, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी पर है। ये जीवनी जो है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी की जीवनी है। कौन सा? आलोचक का स्वदेश। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा कि यह जीवनी जो है नंद दुलारे वाजपेयी जी की, जो सबका एक वो निकलता है बेटा नंद दुलारे वाजपेयी रचनावली, किसी भी जिनकी सारी रचनाएं एक साथ कर दी जाती हैं, नंद दुलारी नहीं यार, नंद दुलारे वाजपेयी रचनावली, नंद दुलारे वाजपेयी रचनावली का प्रथम भाग है, का प्रथम खंड है। मतलब जो नंद दुलारे वाजपेयी जी की, देखिए अभी मैं बता क्यों रहा हूं, थोड़ा सा आपको यहां मैं एक अच्छी चीज बताऊंगा साहित्य की। एक्चुअली चाहे वो भारतेंदु ग्रंथावली हो, चाहे वो कोई भी हो,
हर साहित्यकार की अपनी ग्रंथावली जरूर प्रकाशित की जाती है, और जिसमें होता क्या है कि उसकी संपूर्ण रचनाओं को क्या किया जाता है, उसकी संपूर्ण रचनाओं को एक साथ प्रकाशित किया जाता है। तो ऐसे में जो रचनाएं होती हैं बेटा, वो ज्यादातर उनमें रचनाओं को ही प्रकाशित किया जाता है। लेकिन नंद दुलारे वाजपेयी जी की जो ग्रंथावली रचनावली प्रकाशित हुई है, इसमें सबसे पहला खंड ही इनकी जीवनी है, आलोचक का स्वदेश, जो है विजय बहादुर मिश्र द्वारा लिखी गई है। तो ये थोड़ा सा अपने आप में सबसे भिन्न है, इसलिए इस चीज को आपको जानना चाहिए कि आलोचक का स्वदेश जो है, ये नंद दुलारे वाजपेयी रचनावली के बिल्कुल प्रथम खंड यही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा। कह रहे हैं आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? सभी लोग जानते हैं, जल्दी से बताना बेटा, इसमें बताने को कुछ बचा ही नहीं है। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ना, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी की जीवनी है आवारा मसीहा। ठीक है, अच्छा, और समय मैंने बता ही दिया था, अभी पीछे करेक्शन भी कर दिया, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। तो 1974 ईस्वी है इसका, समय जो है 1974 ईस्वी है। चलिए, मिलान करना है। ब्योमकेश दरवेश, कलम का मजदूर, घर का जोगी, जोगड़ा, आवारा मसीहा। देखो एक ही इसमें कठिन है, बाकी तीनों आप जान रहे हैं। तीनों की चर्चा अभी जस्ट मैंने पीछे आपसे कर दी है, तीनों की चर्चा अभी मैंने जस्ट पीछे आपसे कर दी है। ब्योमकेश दरवेश विश्वनाथ त्रिपाठी जी की रचना है। कलम का मजदूर जो है मदन गोपाल जी की रचना है। आवारा मसीहा जो है ये विष्णु प्रभाकर जी की रचना है। और घर का जोगी जोगड़ा काशीनाथ सिंह जी की रचना है। तो ए में हो गया, ए में हो गया 3, ए में हो गया 3, 2 जगह है तो हमारा ये कट गया और ये कट गया। अब बी में हो गया 4, तो ए में 3, बी में 4, चौथा ऑप्शन सही है। और मैं देख रहा हूं सब लोग डी का उत्तर दे रहे हैं, चौथा ऑप्शन दे रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। बिल्कुल सही उत्तर दिया है अभी सभी साथियों ने। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना बेटा, ये तो हमने बता ही दिया कि काशीनाथ सिंह जी ने लिखा है। घर का जोगी जोगड़ा जो है ये काशीनाथ सिंह जी ने लिखा है। और इसमें एक मजे की बात बताऊं बेटे कि आलोचक नामवर सिंह, किसकी कथा है बेटा? आलोचक नामवर सिंह की जीवनी है। किसकी जीवनी है बेटा? आलोचक नामवर सिंह जी की जीवनी है। घर का जोगी जोगड़ा, जिसे लिखा है विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी जी ने। और ये 2018 की रचना है बेटा, 2018 की रचना है। और मैं आपको बताऊं, इस रचना के साथ एक बड़ी विडंबना भी जुड़ी हुई है, जानते हैं क्या? इस रचना को संस्मरण के तहत माना जाता है। ये जीवनी न मान करके, और सॉरी मैंने यहां देखिए जीवनी लिख दिया है, माफ करें, वही दिमाग में चल रहा था। तो ये नामवर सिंह जी का है। और ये जो है संस्मरण विधा के तहत यह रचना आती है। और एक चीज और भी है क्या कि इसमें उनके जीवन के संघर्ष को दर्शाया गया है। आलोचक नामवर सिंह जी के जीवन संघर्ष को ना, आलोचक नामवर सिंह जी के जीवन संघर्ष को दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं बाबू। विष्णु प्रभाकर ने कितने वर्षों में आवारा मसीहा लिखा है? 3 वर्ष, 7 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष? करें आवारा मसीहा, ये क्वेश्चन अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है कि आवारा मसीहा लिखने में उनको कितना समय लगा था। तो मैं बता दे रहा हूं, 60 से शुरू किया था, तो अब जोड़ लो ना, 60 से इन्होंने शुरू कर दिया था, तो अब आप जोड़ लो, 14 वर्ष लगा था। ठीक है, कब से? 1960 से लेकर के 1960 से प्रारंभ कर 1974
1960 से प्रारंभ कर 1974 में पूर्ण किया। ठीक है, 1960 से प्रारंभ किया और 1974 में पूर्ण किया। तो इस तरीके से यहां जो है 14 साल लगा था। कलम का सिपाही जीवनी के रचयिता कौन है? सभी लोग जानते हैं कि अमृत राय जी ने लिखा है कलम का सिपाही, और ये मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है। किसकी जीवनी है? मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है। अमृत राय कौन है? ये जो है प्रेमचंद जी के पुत्र हैं ना, प्रेमचंद जी के पुत्र हैं। याद आ रहा होगा आपको बेटा, बीज, नागफनी, ये इनके उपन्यास हैं, जिसमें से कि बीज या नागफनी एक कोई यूपी टीजीटी में पूछा भी गया है। बीज, नागफनी, ये इनके जो हैं अमृत राय के उपन्यास हैं। ठीक है, बीज, नागफनी, ये इनके उपन्यास हैं। चलिए, हाँ एक बात और देखिए, ये चर्चा कई बार आई पर एक चीज छूट गया। कलम का सिपाही जो है, इस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ये चर्चा जो है कई बार छूट गई बेटा। बात तो कई बार चली तब से। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। बीज, नागफनी, ये जो है इनके अमृत राय जी के उपन्यास हैं, और इसमें से ये जो बीज है, ये रचना यूपी टीजीटी में, ये रचना यूपी टीजीटी में पूछी भी गई है। और हाँ, इनका जो है एक कहानी संग्रह बड़ा चर्चित रहा है, तिरंगा। तिरंगा इनका जो है, तिरंगा इनका एक कहानी संग्रह बड़ा चर्चित रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेटा, कौन सा युग्म गलत है? अच्छा क्वेश्चन है। कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, दयानंद दिग्विजय, इधर कर लीजिएगा। रामविलास शर्मा, निराला की साहित्य साधना, शांति जोशी, सुमित्रानंदन पंत जूनियर साहित्य, शिवसागर मिश्र, दिनकर एक सहज पुरुष। ठीक है, वैसे आप इसको जानते जरूर होंगे। मैं जरा सा एक घूंट पानी पी लूं और तब तक आप लोग जो है अपना काम करते रहें और फटाफट उत्तर देते रहें। मैं जरा सा एक घूंट पानी पी लूं बेटा। वैसे इसका उत्तर आप लोग आसानी से दे ले जाएंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा उत्तर दे रहे हैं साथियों। और देखो, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि रामविलास शर्मा जी ने ही निराला की साहित्य साधना लिखी है, 3 भाग में लिखा है, ये भी सभी लोग जानते हैं। तो ये उत्तर सही है। शांति जोशी जो है सुमित्रानंदन पंत जी की पुत्री हैं, उन्होंने खुद लिखा है शांति सुमित्रानंदन पंत जीवनी और साहित्य। शिवसागर मिश्र ने दिनकर एक सहज पुरुष लिखा है, बिल्कुल सही है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जो है बेटा, इन्होंने दयानंद दिग्विजय नहीं लिखा है, आप सभी लोग जानते हैं। और तमाम साथियों के कमेंट आ भी रहे हैं, दयानंद दिग्विजय जो है ये गोपाल शर्मा शास्त्री ने लिखा है। किसने लिखा है बेटा? दयानंद दिग्विजय जो लिखा है, ये लिखा है गोपाल शर्मा शास्त्री, गोपाल शर्मा शास्त्री जी ने लिखा है। तो इस तरीके से हमारा ए इज द राइट आंसर, ये सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। भारतेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक जीवनी किसने लिखी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र
नाम से जीवनी किसने लिखी है? राधा कृष्ण दास जी ने। तो देखिए, आप जान जाइए कि राधा कृष्ण दास जी बड़ी वाली लिखे हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जी जो है कि जी की जीवनी इस तरह से बड़का वाला लिखे हैं। ठीक है, तो ये तो समझ लीजिएगा कि डायरेक्ट नाम से इन्होंने लिखा नहीं है, तो इनको काट दीजिए। चलिए, तो राधा कृष्ण दास है नहीं, शिवपूजन सहाय जी ने इनका लिखा नहीं है, ना शिवनंदन सहाय जी ने लिखा है। ब्रजरत्न दास, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है बेटा। ब्रजरत्न दास जो हैं, इन्होंने ही भारतेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक से जीवनी लिखी है, भारतेंदु जी की। और मैं यहां आपको एक अच्छी बात और भी बता दूं बेटा कि ये रचना जो है 1948 की है। कब की है? 1948 ईस्वी की है यह रचना, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, चलिए, और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि यह जो है भारतेंदु जी की जीवनी है, कुछ बताना है नहीं बेटा, जानते आप हैं ही। भारतेंदु जी की यह क्या है? यह भारतेंदु जी की जीवनी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की जीवनी। अगला क्वेश्चन है बेटा, ब्योमकेश दरवेश। अभी हमने पीछे चर्चा की इस क्वेश्चन की, अभी हमने पीछे चर्चा की इस क्वेश्चन की। ब्योमकेश दरवेश किस विधा की रचना है? तो सभी लोग जानते हैं बेटा कि ब्योमकेश दरवेश जो है ये विश्वनाथ त्रिपाठी जी की रचना है, और ब्योमकेश दरवेश जीवनी है। लिखा है किसने? हमने चर्चा कर ली बेटा, ब्योमकेश दरवेश जो है विश्वनाथ त्रिपाठी, ब्योमकेश दरवेश विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने लिखा है। और ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जीवनी है। किसकी जीवनी है बेटा? हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जीवनी है। ब्योमकेश दरवेश यह जीवनी विधा की रचना है। ठीक है, और समय मैंने आपको बता ही दिया था। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, विश्वनाथ त्रिपाठी जी की एक रचना और पूछी जाती है। मैंने आपको कई बार बताया भी, जो बच्चे हमारे कोर्स से जुड़े हैं उनको जब मैंने शुरुआत में हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का वो पढ़ा होगा आपने, वहां मैंने बताया था हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। ये मुझे एकाएक याद आ गया बेटा, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, ये विश्वनाथ त्रिपाठी जी की रचना है। और एनसीईआरटी, ये रचना हमारी एनसीईआरटी से प्रकाशित है। और ये क्वेश्चन जो है बेटा यूपी टीजीटी में पूछा भी गया है, यूपी टीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, संक्षिप्त हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, विश्वनाथ त्रिपाठी जी। इसके अलावा इनकी एक रचना और बहुत चर्चित रही है, उस रचना का नाम है हिंदी आलोचना। यद्यपि यह कोई उस तरह की पुस्तक नहीं है, इस पुस्तक को आप भी बड़े अच्छे से पढ़ सकते हैं। आलोचना विधा को समझने के लिए जब हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय में थे एमए फाइनल ईयर में, तो ये पुस्तक हम लोगों को, मतलब हम लोगों ने खरीदी थी, पढ़ी थी, हिंदी आलोचना विश्वनाथ त्रिपाठी जी की। ठीक है बेटा, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं बाबू। कह रहे हैं कौन सी रचना जीवनी नहीं है? कलम का मजदूर, कलम का सिपाही, मेरी पत्नी और भेड़िए, प्रेमचंद घर में। देखो, सब लोग जानते हैं कि इसकी चर्चा मैं कई बार कर चुका हूं। मेरी पत्नी और भेड़िए ये जो है आत्मकथा है ना, आत्मकथा है। और ये आत्मकथा किसकी है? ये आत्मकथा है डॉक्टर धर्मवीर की। किसकी है? डॉक्टर धर्मवीर की। ये दलित साहित्यकार हैं बेटा, ये दलित साहित्यकार हैं,
डॉक्टर धर्मवीर जी, और इनकी आत्मकथा है मेरी पत्नी और भेड़िए। इसके अलावा इनकी एक रचना और भी बहुत चर्चित रही है, क्या? कबीर बाज भी, कबीर बाज भी, कपोत भी, पपीहा भी। ये रचना भी यूपीटीजीटी में आई हुई है बेटा। कबीर बाज भी, कपोत भी, पपीहा भी, ये रचना भी पूछी गई है। इन्होंने एक रचना और भी लिखी है, कबीर एवं उनके आलोचक, कबीर एवं उनके आलोचक। अच्छा, इनकी एक रचना और बहुत चर्चित रही, बहुत चर्चित, सामंत का मुंशी प्रेमचंद, सामंत का मुंशी, सामंत का मुंशी प्रेमचंद। ये रचना भी इनकी बहुत ज्यादा चर्चित रही है बेटा। तो डॉक्टर धर्मवीर जो हैं, ये दलित साहित्य में बहुत बड़ा काम है और इन्होंने जो है इनको लिखा है। ठीक है। अच्छा, ये रचना जो है मेरी पत्नी और भेड़िए, ये 2009 ईस्वी की रचना है। कब की है? 2009 ईस्वी की रचना है। अगला क्वेश्चन है, ज्ञान चंद्र जैन कृत कथा शेष शीर्षक जीवनी किससे संबंधित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। ज्ञान चंद्र जैन ने एक जीवनी लिखी है, कथा शेष। ये किससे किससे रिलेटेड है? यद्यपि चलिए, देखिए मैं बताऊं बेटा, ज्ञानचंद जैन जी ने जो कथा शेष जीवनी लिखी है, ये अमृतलाल नागर की जीवनी है। किसकी जीवनी है बेटा? अमृतलाल नागर जी की जीवनी है कथा शेष, जिसे ज्ञानचंद्र जैन जी ने लिखा है। और यही नहीं, मैं आपको एक चीज यहां और भी बताता चलूं बेटा कि हां, ठीक है, जैनेन्द्र जैनेन्द्र जी ने अकाल पुरुष गांधी लिखा है। आप लोग जान ही रहे हैं, हम पीछे चर्चा कर आए हैं ना कि जैनेन्द्र जी ने अकाल पुरुष गांधी लिखा है, जैनेन्द्र जी ने। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन है बेटा, निराला के जीवनी पर 3 खंडों में जीवनी लिखने वाले रचनाकार हैं। सब लोग जानते हैं, रामविलास शर्मा जी ने लिखा है, 3 खंडों में लिखा है, निराला की साहित्य साधना, निराला की साहित्य साधना। ठीक है, और इसमें भी आप लोग जानते हैं कि 2 खंड में जीवनी है, 2 खंड में, 2 खंड में जीवनी है, और तीसरे में पत्रों का संग्रह है। 2 खंड में जीवनी है बाबू, और तीसरे में क्या है मेरे प्यारे बच्चे? पत्रों का संग्रह है। निराला की साहित्य साधना, ठीक है, 2 खंड में जीवनी है, और तीसरे खंड में जो है ये तीसरे खंड में आपका वो है, पत्रों का संग्रह है। चलिए, हाँ, एक बात और,
ये जीवनी जो निराला की साहित्य साधना है बेटा, ये आप सभी लोग जानते हैं कि फाइनली 1969 ईस्वी में, मतलब तीसरा भाग इसका फाइनली 1969 ईस्वी में ये जीवनी प्रकाशित हुई और 1970 का साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल गया ना। 1970 का क्या हुआ बेटा, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। तो इस तरीके से ये जीवनी काफी चर्चित रही है। यह जीवनी जो है काफी चर्चित रही है बेटा, ठीक है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन, आवारा मसीहा का पर्व नहीं है। देखो आवारा मसीहा में दिशाहारा भी है, दिशा की खोज भी है, दिशांत भी है, दिशा की नई खोज ये नहीं है। ये केवल इन्होंने अपने मन से एक चौथा ऑप्शन बना लिया है। तो आवारा मसीहा जो है ये अलग अलग पर्व में भाग में लिखी है। इसमें दिशाहारा भी है, दिशा की खोज भी है, दिशांत भी है और ये सब है, बस दिशा की नई खोज नहीं है। ये इन्होंने जो है जो दिशा की नई खोज है ये इन्होंने एक अपने उसमें बना लिया है, ठीक है। चलिए तो बस आज की कक्षा मेरे प्यारे साथियों यहीं तक। आप सभी भाई बहनों से विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा क्लास को लाइक करें, शेयर करें। जो नए बच्चे हमारे चैनल पर जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक बात और, हमारे टेलीग्राम चैनल हिंदी बाई विजय विक्रम सर, इस चैनल को आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब जो है हमारे टेलीग्राम से जुड़ें, क्योंकि ये पीडीएफ वगैरह आपको वही मिल जाया करती है। तो मिलते हैं कल फिर अगली कल की कक्षा में, और कल हम चर्चा करेंगे आत्मकथा की ना। आज जीवनी की चर्चा की थी, कल आत्मकथा की चर्चा करेंगे। तो पढ़ करके आइए।